हेलो बच्चों, हम लोग जो है वैद्युत चालन दैट मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए बात कर रहे थे। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और डिफिनेशंस क्लियर करते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कैसे आगे की तरफ समझा जाए। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं कि जो वैद्युत आवेश है उसका प्रवाह किसी भी मेटल में या किसी और सब्सटेंस में किस तरीके से होता है। दैट मीन्स किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है वो किसी भी मेटल में या अदर किसी गैसेस में या लिक्विड्स में किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। और कुछ बेसिक जो थ्योरीज हैं, जो बेसिक डिफिनेशंस हैं, जैसे माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल, अनुगमन वेग, इस अनुगमन वेग का एक और नाम है अपवाह वेग, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कैसे। एक हम लोग मॉडल लेते हैं। देखिए, एक हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, जो सॉलिड हैं या जो ठोस वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे हम बात करें मेटल्स की बात करें, इस मेटल्स में या धातुओं में जो आवेश का प्रवाह है, जो चार्ज का फ्लो है, वो किस तरीके से होता है। ये चार्ज फ्लो किस तरीके से इन मेटल्स में, ठोस में, सॉलिड्स में किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इस चीज को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। मान लें आपको मालूम है किसी भी एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक सर्टेन, एक फिक्स ऑर्बिट में, एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है जो न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, उस आकर्षण बल के कारण, उस आकर्षण के बल के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी इस निश्चित कक्षा में एक डेफिनिट, एक सर्टेन ऑर्बिट में प्रॉपर वे में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। मगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सबसे पास वाले क्लोज ऑर्बिट वाले हैं, इसके इलेक्ट्रॉन तो इससे टाइटली पैक्ड रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बंधे रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को, अपने ऑर्बिट को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। मगर जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, इसके न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस जो है बेटा वो बढ़ती जाती है। जब डिस्टेंस, दूरी बढ़ती जाएगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों के बीच में आकर्षण बल है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, जो आकर्षण बल होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और इतना कम हो जाता है कि बिल्कुल नगण्य हो जाता है। ठीक है, नगण्य होने के बाद जैसे ही हम अपने पदार्थों को, जैसे आपको पता होगा, आपने किया भी होगा कि कंघी को लेकर बालों से अगर रब करें तो हम लोग देखते हैं वो चार्ज हो जाती है। क्यों चार्ज हो जाती है, कैसे चार्ज हो जाती है? क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर थोड़ी सी भी ऊष्मा
हीट मिल जाती है। वो हीट किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, वो रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर है इस समय, जो कमरे का तापमान है उस पर भी मिल सकता है। और या आप क्या कर सकते हैं, रब करके, रगड़ के, दो वस्तुओं को रगड़ के भी इसको उष्मा हीट दे सकते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट को थोड़ी सी भी बाहर से उष्मा मिलती है तो ये वाहितन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ये बाहर की तरफ निकल जाता है, मगर ये बाहर निकलने के बाद क्या करता है, बाहर निकलने के बाद उस ठोस के अंदर के सरफेस में क्या करता है, रैंडमली मोशन करता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित रूप से इधर उधर गति करता है। ठीक है, वो इधर उधर क्या करता है, गति करता है। जब वो इधर उधर गति करता है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी पदार्थ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होता है। आवेश का जो प्रवाह है, जो चार्ज का फ्लो है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन रिस्पेक्टिव है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी पदार्थ में उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता को प्रभावित करते हैं, उसकी चालकता को बढ़ाते या घटाते हैं। इसलिए इसका एक और नाम आ जाता है और इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं, और ये नाम क्या है इसका, चालक इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे, चालक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पदार्थ में चालकता को बढ़ाता और घटाता है। इसी के कारण आवेश का प्रवाह होता है, इसके अंदर चालकता का गुण आता है। इसीलिए इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को चालक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चालक इलेक्ट्रॉन दैट मींस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, ये कंडक्टिविटी शो करता है। दैट मींस दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। ये किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मेटल में, किसी भी सॉलिड में जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कंडक्शन की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। यहां से रैंडमली मोशन करेंगे। अच्छा, ये जिस भी एटम से निकलते हैं, जब ये निकल गया तो इस एटम के ऊपर से कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल के गया तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा, निगेटिव चार्ज, और उसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस पूरे मेटल में या किसी भी सॉलिड में अनियमित रूप से रैंडमली मोशन करते हैं और बार बार इस इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, टकराते जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही इलेक्ट्रॉन किसी भी चालकता को, किसी भी कंडक्शन को, किसी भी फ्लो ऑफ चार्ज को, किसी भी आवेश के प्रवाह को संग करते हैं। इसीलिए जितने ज्यादा जिसमें होंगे, मतलब किसी भी पदार्थ में, किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी चालक इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये मेटल में सबसे ज्यादा होती है, अप्रॉक्स 10 टू पावर 29 होती है पर मीटर क्यूब। ठीक है, कितनी होती है, 10 टू पावर 29 मीटर क्यूब होती है। ठीक, सॉलिड, इसीलिए जो मेटल्स हैं वो मेटल्स जो होते हैं सॉलिड मेटल्स, ठीक है, सॉलिड मेटल्स दैट मींस ठोस, जो हमारे पास ठोस मेटल्स होते हैं, सॉलिड मेटल्स होते हैं, उनमें हमारे पास जो चालकता है, जो कंडक्टिविटी है, जो आवेश का प्रवाह है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसके लिए सिल्वर एक ऐसा मेटल है, एक ऐसी धातु है जिसके अंदर कंडक्टिविटी, जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है। जिसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कम होंगे, उनकी चालकता धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अगर बिल्कुल नहीं होंगे तो क्या होगा, इंसुलेटर होगा, वो कैसा होगा, अचालक होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और डिफिनेशंस को भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए है क्या कि धातुओं में जो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो जो घूमते हैं किसी भी मेटल के अंदर, जो अनियमित रूप से फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इस तरीके से घूमता है, ऐसे कहीं पर भी जाएगा। ठीक है, ऐसा लगता है किसी बंद बर्तन में भरी हुई गैस हो। कोई भी बंद बर्तन है और उसमें भरी हुई क्या है, गैस है हमारे पास। तो जब ये गैस जैसी फील होती है, इसीलिए इसका एक और नाम हो जाता है और इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धातु के स्थिर धन आयनों के बीच, स्थिर धन आयनों के बीच मतलब अभी हमने बताया था क्या करते हैं, जिस भी उससे ये निकलेंगे क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गया है वो निगेटिव, और जिससे निकल के आया है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज से मतलब धन आयन से निकल जाता है। जब यहाँ पर दूसरा धन आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, दोनों के बीच में क्या है, जगह है। और इस खाली जगह में ही ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनियमित रूप से रैंडमली जो होता है वो मोशन करता रहता है। किसके साथ मोशन करता है, कितनी वेलोसिटी इसकी होती है, ये एक हाई थर्मल वेलोसिटी के साथ, हाई थर्मल वेलोसिटी के साथ जो उसको वहां से मिली थी। जैसे रूम में आप बैठे हो और उसके अंदर जो मेटल रखा है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां से आए हैं, हमने बताया कि जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आउटर मोस्ट का सेल जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसको अगर थोड़ी सी भी उष्मा दी जाए, जैसे रूम का टेम्परेचर इतना ही टेम्परेचर कर दिया जाए, तो ये बाहर की तरफ निकल जाता है। और ये क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, थर्मल है, इसके पास उष्मा है। तो ये किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, हाई थर्मल वेलोसिटी के साथ। इसके अंदर रैंडमली मोशन करता है, इधर से उधर गति करता है, एक उच्च ऊष्मीय वेग के साथ, उच्च ऊष्मीय वेग के साथ इधर उधर गति करने लगता है। ठीक है, अब ये जब मोशन कर रहा है तो क्या होगा, ठीक, ये ऊष्मीय वेग या जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो अप्रॉक्स 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है, बहुत ज्यादा होती है, 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। इस हाई थर्मल वेलोसिटी के साथ, उच्च ऊष्मीय वेग के साथ ये दोनों धन आयनों, दोनों पॉजिटिव आयंस के बीच में रैंडमली मोशन करता है, अनियमित रूप से गति करता रहता है। और गति करते हुए बार बार इन धन आयनों से, जो भी पॉजिटिव आयंस हैं, इनसे बार बार क्या करता है, इधर से जैसे निकला इससे लड़ा, फिर इसकी डायरेक्शन बदल गई, यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव वाला है, इससे आकर लड़ा, फिर से डायरेक्शन बदल गई, फिर इधर चला गया, इधर भी पॉजिटिव दूसरा वाला है, इससे लड़ा। कहने का मतलब है ये बार बार पॉजिटिव आयन से, धन आयनों से बार बार लड़ता जाता है और अपनी डायरेक्शन को बदलता जाता है। ठीक है, बार बार गति बदल रहा है, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो बार बार अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मान लें पहली बार में इसकी थर्मल वेलोसिटी, इसका उच्च ऊष्मीय वेग u1 था, जब इससे लड़ा, लड़ने के बाद इसकी कितनी हो गई, u2। इस तरीके से हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग है, तो टोटल मिलाकर जो हमारे पास इसकी बनेगी, टोटल मिलाकर इसकी जो एवरेज बनेगी वो कितनी होगी, 0। एक बार इधर गया पॉजिटिव, लड़के दोबारा गया तो निगेटिव, कहने मतलब टोटल जो इसकी होती है थर्मल वेलोसिटी का एवरेज, इसकी जो ऊष्मीय वेग है उनके लिए जो होता है अलग अलग होता है। इसलिए n इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, जाकर इससे लड़े तो पॉजिटिव, वापस इसी डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन में, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ से कोई भी चीज जा रही है और इससे लड़ती है, मान लेते हैं ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, लड़ने के बाद फिर से वापस आएगी तो क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो जाने वाली पॉजिटिव और आने वाली निगेटिव, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों के वेग सेम है, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सभी की थर्मल वेलोसिटी का एवरेज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट मींस u1 plus u2 dot 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 un upon n, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास। तो जो क्रमागत दो टक्करें होती हैं,
जो हमारे पास दो क्रमागत टक्करें हैं, जैसे पहली टक्कर यहाँ से यहाँ हुई, फिर दूसरी हुई, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो माध्य समय है, जो मीन टाइम है, जो एवरेज टाइम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल कहते हैं। मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच, ध्यान सुनिएगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच के माध्य समय को श्रांति काल कहते हैं। दैट मीन्स एवरेज टाइम, द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collisions, दो लगातार क्रमागत होने वाली टक्करें, two successive collisions of the electrons is called relaxation time। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों की तीनों डिफिनेशन है, तीनों में से कोई ना कोई एक डिफिनेशन हर बार पूछी जाती है और आपका एग्जामिनर जो बोर्ड प्रैक्टिकल में आता है वो भी ये जरूर लेता है। तो बहुत ध्यान से इसको सुनिए आप लोग अच्छे से, ठीक है? तो हमने आपको क्या बताया? रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, दो क्रमागत टक्करों के बीच, पहले से दूसरी इस पर आया, फिर से चेंज होगा, तीसरी टक्कर, कई सारे टक्करें होंगे, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं? माध्य समय ले रहे हैं, एवरेज टाइम ले रहे हैं। यहां से यहां तक टक्कर हुई, मान लेते हैं कितना हुआ? T1, दूसरी टक्कर हुई, क्या हुआ? T2। इस तरीके से हर बार जो होगा टाइम, दो क्रमागत टक्करों के बीच में टू सक्सेसिव जो कोलिजन है उनके बीच में जो टाइम है उसका एवरेज लिया गया है, तो हम क्या कहेंगे? दो क्रमागत टक्करों के बीच के माध्य समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। दैट मींस एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collisions are called relaxation time। इसको क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल कहते हैं। और दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो माध्य दूरी है, माध्य दूरी, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस जो है, समझ रहे हैं मेरी बात? जो यहां से यहां तक उसने डिस्टेंस कवर की है, पहले से यहां से निकला, इससे टक्कर की, इन दोनों टक्करों के बीच का जो दूरी है अलग अलग सभी के लिए होगी। पहली टक्कर, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, चौथी टक्कर, सभी के लिए अलग अलग टक्करें होंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ रहा होगा? इधर आ रहा होगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारी टक्करें होंगी, तो इसका टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम, बहुत सारे टाइम मिलेंगे। तो हम इसीलिए कौन सा ले रहे हैं? एवरेज, माध्य दूरी की बात कर रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य दूरी को, बीच की माध्य दूरी को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है? कहने का मतलब एवरेज पाथ कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, द एवरेज पाथ का मतलब ये पहले वाले के लिए, ये दूसरे वाले के लिए, इसके तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कहीं जाएगा। तो इस तरीके से बहुत से इलेक्ट्रॉन लड़ेंगे, बहुत जगह जाएंगे, तो पहले वाले की डिस्टेंस, दूसरे वाले की डिस्टेंस, तीसरे वाले की डिस्टेंस, चौथे वाले की डिस्टेंस, सबकी का निकाल लिया हमने, एवरेज निकाल लिया। इसीलिए क्या कह रहे हैं? एवरेज पाथ कवर्ड या एवरेज पाथ कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। दो क्रमागत टक्करों के बीच की माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी पॉजिटिव आयंस, मतलब इससे निकला, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये निकल के गया और जाने के बाद पास वाले दूसरे पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर गया, लड़ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक। अगर हम मान लें ये बड़ा सा एक वायर है बच्चों हमारे पास, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे, इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी आगे की तरफ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी आगे की तरफ जाएगा, इससे बहुत सारे होंगे। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इससे निकल के गया होगा। तो अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन इससे लड़ेगा, कोलाइड करेगा, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब इसको बैटरी से हमने कनेक्ट किया,
जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें इन दोनों सिरों के बीच, दोनों एंड पॉइंट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स एक वैद्युत क्षेत्र आ गया। वैद्युत क्षेत्र आने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो है, इस फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ेगा वैसे ही तुरंत ये पॉजिटिव आयन जो दूसरा वाला है, या ये वाला जो है आगे नेक्स्ट वाले पॉजिटिव आयन से क्या करेगा, टकरा जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। और जब इसका कोलिजन हो जाएगा, जब इसकी टक्कर हो जाएगी, तो टक्कर होने के बाद इससे जो इसको एनर्जी मिली थी, इस बैटरी से जो ऊर्जा मिली थी, वो ऊर्जा को ये क्या कर देगा, खो देगा, इस एनर्जी का लॉस कर देगा। ठीक, जब लॉस कर देगा तो इसको फिर से यहाँ से एनर्जी मिलेगी, मगर एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है जो इसको मिल रही है, वो फिर से इसको मिलेगी, फिर ये दूसरे वाले से टकराएगा, फिर अपनी एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये क्रम जो होगा वो लगातार चलता जाएगा। ठीक, तो ये जो एक्सेलरेट होकर, त्वरित होकर बहुत ज्यादा वेग से आगे बढ़ रहा था, वो बार बार टकराएगा और उसको एक बार बार ज्यादा तेज वेग न मिलकर एक सूक्ष्म वेग, मतलब एक नेगेटिव नियत वेग, एक कांस्टेंट मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी, जिससे वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये जो सूक्ष्म नियत वेग है, जो एक कांस्टेंट मिनिमम वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी है, इसी को बेटा हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसका दूसरा नाम है अनुगमन वेग, इसका दूसरा नाम एक और है अपवाह वेग। ठीक है, अपवाह वेग भी इसको कहते हैं। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका जो वेग होता है कितना कम होता है, अप्रॉक्स 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और आपकी जो हाई थर्मल वेलोसिटी थी, उच्च ऊष्मीय वेग था बच्चों, कितना था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी कंपैरिजन में क्या है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है। तो यही जो सूक्ष्म नियत वेग मिल रहा है, मेरी बात फिर से सुनिएगा, इससे इसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हाई एनर्जी के साथ वो एक्सेलरेट होगा, और जैसे आगे बढ़ेगा वो इस पॉजिटिव आयन से क्या करेगा, टकराएगा, इस धनात्मक आयन से टकरा जाएगा, और टकराने के बाद बार बार वो टकराता रहेगा, इसको तुरंत यहाँ से ऊर्जा फिर से नहीं मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। इस वजह से वो एक हाई एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी, मतलब उच्च वेग के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक सूक्ष्म नियत वेग, एक कांस्टेंट मिनिमम वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी के साथ अप्रॉक्स 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा, और इसी सूक्ष्म नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, जल्दी से एक चीज समझ लेते हैं। मान लेते हैं अनुगमन, जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका जो हाई थर्मल वेलोसिटी, उच्च ऊष्मीय वेग u1 है, दूसरे वाले का u2 है, तीसरे वाले का u3, कितने इलेक्ट्रॉन है, n, तो un। ठीक, सभी का क्रांति काल, सभी का रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एक टक्कर से दूसरी टक्कर, समझ रहे होंगे, दोनों टक्करों के बीच का टाइम कितना है, पहले वाले का t1, दूसरे वाले का t2, तीसरे वाले का t3, इस तरीके से है। ठीक, लड़ते हैं जब दोनों, मतलब यहां से पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे वाले पॉजिटिव से लड़ा, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1, पहले वाले की। तो पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, v1 = a + τ। ठीक, दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, v2 = u2 + a τ2, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से vn के लिए क्या लिखेंगे, un + a τ। ठीक, यही हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने बताया एवरेज वेलोसिटी होती है। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो मतलब v1, v2, v3, vn अपॉन v1 की वैल्यू u1 + a τ1, u2 + a τ2, डॉट डॉट डॉट
un प्लस ए टाउ n अपॉन तो u1 इसका u2 इसका इसी तरीके से un एक साथ लेकर n, समझ रहे होंगे। इस सब में a कॉमन है तो a कॉमन t टाउ 1 टाउ 2 और टाउ n अपॉन n। अभी मैंने आपको बताया था कि थर्मल वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि जाके लड़ा और लड़के वापस आए, जाने वाली प्लस आने वाली माइनस, तो दोनों मिलाकर जीरो। मतलब कहने का मतलब है वो नियत रूप से कहीं जाता नहीं। ए अब इसको अगर टाउ कहते हैं मतलब टाउ माध्य श्रांति काल, दैट मीन्स मीन या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ n अपॉन इसको कहा जाता है। तो ये हमारे पास Vd, समझ रहे हैं। अब ए हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ए निकालते हैं, इसको हम हटा देते हैं, आपने नोट किया होगा। देखिए F इज इक्वल टू QE होता है, इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये होगा। वैसे F इक्वल टू m है, यही होगा हमारे पास। A इज इक्वल टू EE अपॉन m, तो ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो Vd इज इक्वल टू जीरो से मतलब नहीं, ए टाउ आपने लिखा, या Vd इज इक्वल टू ए की जगह पर EE अपॉन m इंटू टाउ। यही हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, अपवाह वेग होता है, ठीक है। इसको 2-3 बार देखिए आप लोग, अच्छे से इसको समझिए। अगर कोई परेशानी आती है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।